जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न और उससे संबंधित लगातार फैक्ट्स जो कि प्रत्येक परीक्षा में पूछे आते रहे हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे आने की प्रबल संभावना है। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ छत्री, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी या फिर फ? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी फ तो बिल्कुल सही जवाब है। संयुक्त व्यंजन इसमें से छ, त्र, ज्ञ तीनों हैं और फ नहीं है। छ कैसे संयुक्त व्यंजन है? ये छ छत्री जो है वो आधा क और खटकोड़ श से मिलकर बना हुआ है, तो ये छ बन जाता है। त्र जो है आधा त और र से मिलकर बनता है। और यहीं पर अगर बात करें ज्ञ ज्ञानी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना। एक तो छ छत्री का याद रखना, बहुत बार पूछा आता है, और ज्ञ ज्ञानी का बार बार पूछा आता है। आधा ज और य लगातार पूछा आता है, ध्यान रखना। छ, त्र, ज्ञ और श्र, एक श्र भी होता है जो संयुक्त व्यंजन होता है, और ये आधा श और र से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा एकदम। तो आपने कहा संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो आपने कहा 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। इसमें फ जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? अकथ, अभेद, अचूक, अनुज। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी अनुज तो बिल्कुल सही जवाब है। अब अ उपसर्ग नहीं लगा है, उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, आपको बताता हूं मैं कि भाई ये मूल शब्द है, और मूल शब्द के पहले जो है कि शब्दांश लग जाता है वही होता है उपसर्ग। तो अब आपको ये देखना है कि भाई जब उपसर्ग अगर लगा है जिसमें, उसमें कोई मूल शब्द होगा, है ना? तो आपने कहा अकथ में कथ मूल शब्द है, अभेद में भेद मूल शब्द है, उसमें अ उपसर्ग लगा है। अचूक में चूक जो है कि मूल शब्द है, अ लगा हुआ है। अनुज में नुज मूल शब्द नहीं होता है। अनुज अपने आप में एक मूल शब्द है, इसमें अ जो है वो उपसर्ग का काम नहीं कर रहा है, बाकी सब में अ जो है वो उपसर्ग का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी अनुज बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक ने उन्हें खाली स्थान किया। क्या किया? निरस्त किया, वित्रवस्त किया, आश्वस्त किया या संतुष्ट किया? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी आश्वस्त किया, हालांकि आश्वस्त यहाँ गलत लिखा हुआ है, आश्वस्त इस तरीके से लिखा जाएगा, आश्व और आधा स तो आश्वस्त ऐसे लिखा जाता है। आश्वस्त यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो आपने कहा वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक ने उन्हें क्या किया? आश्वस्त किया, ढांढस दिया, भाई शांति रखो, सही हो जाएगा, डोंट डू वरी। आगे आओ, निम्न में से विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक कौन सा है? युगे युगे क्रांति, दशरथ नंदन, सूर्यमुख या रंग दे बसंती? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए युगे युगे क्रांति, तो युगे युगे क्रांति जो है वो विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें नाटककार ने युग के अनुसार परिवर्तनशील रीतियों और परिवर्तनकारी क्रांतिकारियों के क्रियाकलापों का वर्णन किया है ना? इसमें 1875 के आसपास पति पत्नी कल्याण सिंह और रामकली के बीच का जो है कि वर्णन इसमें किया गया है। यह नाटक है युगे युगे क्रांति। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं दशरथ नंदन की, तो इसको लिखा है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं यदि सूर्यमुख की, तो ये डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी ने लिखा है। और रंग दे बसंती की बात करें तो ये लिखा हुआ है आपके जो है कि रंग दे बसंती लिखा हुआ है भीष्म साहनी जी द्वारा। किसके द्वारा? भीष्म साहनी जी द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? जीवनी है, आत्मकथा है, रेखाचित्र है या उपन्यास है? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। आत्मकथा यहाँ लिखने से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बाण भट्ट की आत्मकथा, कोई अपनी आत्मकथा लिखेगा तो उसका नाम कोई दूसरा देगा, लेकिन बाण भट्ट की आत्मकथा इसका मतलब जैसे मैंने किसी और की आत्मकथा लिख दी तो मैं लिखूंगा कि रोहन की आत्मकथा। ठीक है, तो यानी मैंने लिखी है, और वो लिखा किस विधा में गया है? उपन्यास विधा में लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुंद इंदु समदेह
उमा रमन अरुणानयन और जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, रोला, सोरठा, बरवय। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी सोरठा तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जो सोरठा होता है, पहले तो हम इसको गिन लेते हैं भाई, इनमें जो है कि मात्राएं कितनी कितनी हैं। कुंद, कुंद में कितने? कुंद में अब चूंकि अंक की मात्रा लगी हुई है, जब अंक की मात्रा लगी होती है तो वो गुरु हो जाते हैं, गुरु का मतलब 2, ठीक है। और दो में 1 तो 2 1 3। ऐसे इंदु में यहाँ देखो गुरु हो गया, यहाँ लघु हो गया, 3 इसमें भी हो गया, है ना। सम में 2 हो गया। देह में देखिए अब जो है, अब देह में 1 मात्रा लगा है तो 2 गुरु हो गए और ह जो है लघु हो गए, तो 2 1 3 हो गए, सही है। अब यहाँ से देखिए उमा, ये लघु ये गुरु 3, है ना। यहाँ रमन में तीनों लघु तो 3, और यहाँ अरुणा में ये लघु ये गुरु तो 4, है ना। और यहाँ तीनों लघु तो हमने कहा 3। तो देखेंगे गिनेंगे 3 3 6 2 8 3 11 और 3 3 6 4 10 3 13, 11 13। ऐसे ही दूसरी पंक्ति को भी अगर आप काउंट करेंगे तो 11 13 आएगा। और 11 13 मात्राएं सोरठा में आती हैं, ठीक है। और आपसे बहुत बार पूछा आता है कि भाई सोरठा में चलो 11 13 आता है, सोरठा का विलोम क्या होता है? तो आप बताते हैं सोरठा का विलोम दोहा होता है, ठीक है। 13 11 मात्राएं होती हैं। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। वृंदावर विहरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोलें बोलें मोर। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनियोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान या दीपक? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर, मतलब वृंदावन में जो है विहार कर रहे हैं कौन? राधा और नंद किशोर। और नीरद यामिनी जान संग डोलें बोलें मोर, मतलब जो रात में जो है कि मोर जो हैं उनको जो है कि क्या उन्हें मेघ समझकर, है ना। नीरद मतलब बादल, बादल समझकर जो है कि उनके संग डोल रहे हैं और बोल रहे हैं, है ना। यानी संग डोलें बोलें मोर, उनके संग डोल बोल रहे हैं, मतलब वो कंफ्यूज्ड हैं। तो कंफ्यूज की स्थिति में यहाँ पे भ्रांतिमान हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। मतलब कहने का मतलब ये है कि राधा और नंद किशोर जी जो है कि टहल रहे हैं, मतलब वहाँ पे विहार कर रहे हैं वृंदावन में, और मोर जो हैं उनको बादल समझ करके जो है उनके संग डोल और बोल रहे हैं। तो कंफ्यूज तो है ही है ना मोर, तो कंफ्यूज जब होते हैं तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या स्थायी भाव? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी विभाव तो बिल्कुल सही जवाब है। विशेष रूप से जो भाव प्रकट होते हैं वो विभाव होते हैं। और स्थायी भाव क्या होते हैं भाई? जब पंक्ति के पढ़ने के बाद जिस प्रकार का मनोभाव अंदर आता है वो होता है स्थायी भाव। जैसे शांत का निर्वेद, उत्साह, वीर रस का उत्साह, है ना, हास्य रस का हास, रौद्र रस का क्रोध। अगला प्रश्न, वीर पुत्र को जन्म देने वाली क्या कहा जाता है इनको? वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसू या वीर बहुरी? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी वीर प्रसू तो बिल्कुल सही जवाब है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली जो स्त्री होती है उनको वीर प्रसू कहते हैं। और वीरांगना का मतलब क्या होता है भाई? पुल्लिंग के लिए वीर का प्रयोग करते हैं, और महिला जब वीर है तो उसको वीरांगना कहते हैं ना। पुत्रवती जिसको पुत्र होता है उसको पुत्रवती कहते हैं। और वीर बहुरी ये तो कोई शब्द ही नहीं है, गलत शब्द है ये। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे कम तथा सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा की क्रमशः पहचान करें। मतलब कौन सबसे कम, कौन सबसे ज़्यादा बोली जाती है? बघेली अवधी, अवधी भोजपुरी, कन्नौजी अवधी या सभी? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। सबसे कम बोले जाने वाली भाषा बघेली और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली अवधी भाषा होती है। और अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों के तीनों पूर्वी भाषा के अंतर्गत आते हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। निम्न में से शुद्ध वाक्य की पहचान करें। तुलसी की कविता में माधुर्यता है। तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है, ये तो गलत हो गया। तुलसी की कविता में माधुर्यता का गुण है, बिल्कुल गलत। इनमें से सभी नहीं, इनमें सभी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ए, तुलसी की कविता में माधुर्यता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? चरम, चकड़ा, चित्र, अतिम? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। चर्म जो है वो तत्सम है और चरम जो है
वो तद्भव है, इसलिए समभिन्नार्थक, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि समान अर्थ धारण करने वाले हैं। नायिका उद्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। रेखांकित शब्द की सही वर्तनी चुने। उद्ग्रीव, उद्ग्रीव, उद्ग्रीव और उद्ग्रीव। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी उद्ग्रीव तो बिल्कुल सही जवाब है, वर्तनी यही सही होगा। उद्ग्रीव का मतलब होता है कि भाई बहुत बेचैन होकर, है ना, व्याकुल होकर प्रतीक्षा करती रही, तो यहाँ उद्ग्रीव शब्द सही होता है। निम्न में से काटना का तत्सम शब्द क्या है? कटन, कटित, कर्तन, कद्दित। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है कर्तन। देखिए, काटना का तत्सम कर्तन हो गया। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के वे शब्द जो हूबहू उठा करके हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे वे तत्सम है, और जिनका हिंदी रूपांतरण करके प्रयोग किया जाने लगा वो होते हैं तद्भव। अब तत्सम का कुछ नियम होता है, कुछ ट्रिक होता है, वो जान लीजिए कि जब उड़ंतुआ र लगा तो ये तत्सम है, ठीक है। अगर जो है कि जैसे अब ये वाला र लगा तो वो भी तत्सम है, ठीक है। और अगर री ऋषि वाला र लगा तो वो भी क्या है? तत्सम है। छ छत्री आया तत्सम है, बड़ा श आया तत्सम है, खटकोट श आया तत्सम है, वकील आया तत्सम है। प्रायः में होता है, कभी कभी अपवाद में बदल जाता है, लेकिन प्रायः क्या होता है? ये तत्सम शब्द होते हैं, इससे पहचान करने में आसानी होती है। अगला, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आमिष, सामिष, आधार, आधेय, विनय, उद्धत, विपत्ति, संपत्ति। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। आमिष का निरामिष होता है, आमिष का सामिष नहीं होता, इसलिए ये गलत है। बाकी सारे के सारे जो है विलोम सही है। यथाशीघ्र शब्द का समास क्या होगा? अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। आपने कहा भाई अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है, और प्रथम पद ही प्रधान होता है। इसमें समास की संख्या होती है 6, है ना। तो पहला समास होता है अव्ययी भाव, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, और इसमें जो है कि प्रथम पद प्रधान के साथ साथ अव्यय या उपसर्ग होता है। जैसे यथा शीघ्र इन्होंने लिखा, यथा संभव, भरपेट, आमरण, आजीवन, ये सारे के सारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अब जैसे 6 समास हैं, तो पहला क्या हो गया? अव्ययी भाव, दूसरा हो गया कर्मधारय, और तीसरा हो गया तत्पुरुष, और चौथा हो गया द्विगु, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, पहले में प्रथम पद प्रधान है, बाकी शेष तीनों में उत्तर पद प्रधान है, ध्यान रखिएगा। किसमें? कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु में। और पांचवा है द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हैं, और छठा है अव्ययी भाव समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं है। आइए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस काव्य के कवि हरिऔध हैं? प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी या फिर लोकायतन। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। प्रियप्रवास के लेखक हैं कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब बात करते हैं साकेत का, तो साकेत जो है लिखा गया है, किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, और इसका जो प्रकाशन था वो 1931 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1931। इसीलिए उनको 1932 में मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है भी प्राप्त हुआ था इनको, ठीक है। आपको लोकायतन की बात कर लेते हैं, तो लोकायतन जो है सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखा है, और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, भारत मित्र अखबार के संपादक कौन है? महात्मा गांधी, शिव प्रसाद, बाल मुकुंद या भारतेंदु। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी बाल मुकुंद तो बिल्कुल सही जवाब है। बाल मुकुंद गुप्त जो हैं वो 1899 में इसके संपादक रहे, 1899 में। लेकिन हुआ क्या, 1907 में अपने जो है कि प्रदेश लौट रहे थे हरियाणा, वहाँ अपने गुड़ियानी गांव, तो दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने एक धर्मशाला में उनकी असमय मृत्यु हो जाती है। तब तक ये जो है कि इसके संपादक रहते हैं, इसके बाद संपादक भाई उनकी मृत्यु हो गई। तो भारत मित्र के अखबार के संपादक कौन रहे? बाल मुकुंद गुप्त रहे। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? राशि, विधि, जाति, शशि। यदि आपने ऑप्शन चुना ऑप्शन नंबर डी शशि तो बिल्कुल सही जवाब है। आप कितनी राशि कमाते हैं, इसकी विधि क्या है? देखिए, कितनी
इसका विधि नहीं पूछते हम, इसकी विधि। जाति, आपकी जाति क्या है, आपका जाति नहीं, आपकी जाति क्या है। तो तीनों के तीनों स्त्रीलिंग हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। अगला प्रश्न, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या हैं? वृत्ताकार स्वर, संयुक्त स्वर, सवृत्त स्वर, अनुनासिक स्वर या निरानुनासिक स्वर। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और ये होमवर्क का प्रश्न आप कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी उत्तर हो। इसके बाद अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।